हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 5 नवंबर। हम देखेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। और अगर आपको स्लाइड्स चाहिए यानी पीडीएफ चाहिए इस डिस्कशन की, तो यूपीएससी काइट से ऑलरेडी चैनल क्रिएटेड है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे फीड पीडीएफ में डेली अपलोड कर देता हूँ, तो आप डाउनलोड करके ऐसा फर्दर रेफरेंस के तौर पे आप रख सकते हैं। या अगर आप नोट पैड या नोट कॉपी में अगर आप उसे नोट करना चाहते हैं, जो भी डिस्कशन है या टॉपिक्स है, तो आप कर सकते हैं, राइट। तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है। तो ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे बात की गई है कि कालका शिमला की जो नैरो गेज रेलवे है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, इसे ग्रीन हाइड्रोजन पे रन किया जाएगा। अब ये पर्टिकुलर न्यूज़ है और इसके बारे में मेंशन है कि ये सारी फैसिलिटी कौन सी कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेट करके की जाएगी, ये सारी चीज़ें मेंशन है। और ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी कमिटमेंट दी है, उसे कहीं ना कहीं ये टारगेट करने की कोशिश करेगी ग्रीन हाइड्रोजन से ये ट्रेन को रन करके। अब हमारे लिए इसमें ज़्यादा चीज़ समझने लायक है नहीं इस पर्टिकुलर न्यूज़ में, मैं बता कह रहा हूँ। पर हमें पता होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स इंडिया में डिक्लेयर्ड है। दूसरी चीज़ कि कौन सी यूनेस्को की हेरिटेज साइट को रिसेंट टाइम्स में डिक्लेयर किया गया है। तो यही दो चीज़ों पे क्वेश्चन जनरली बन सकती है यूपीएससी के हिसाब से। तो वो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। अब लिस्ट तो बहुत बड़ी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या अगर आपने बुक परचेस किया होगा नितिन सिंघानिया की, तो वहाँ भी ये चीज़ मेंशन होगी, राइट। तो उसे आपको एक बार देखना होगा। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अगर ये न्यूज़ में है तो अब हम यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में, इसे देखेंगे। तो आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स है, इलोरा केव्स है, एलिफेंटा केव्स नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। अजंता एलोरा दोनों है। ताजमहल, ग्रुप मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम है। सन टेम्पल जो कोरनाक यानी उड़ीसा में है। काजीरंगा नेशनल पार्क को भी डिक्लेयर किया गया है। केलाडेव नेशनल पार्क को भी डिक्लेयर किया गया है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी डिक्लेयर किया गया है। चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, इसे डिक्लेयर किया गया है। फतेहपुर सिकरी को डिक्लेयर किया गया है। ग्रुप मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट, एलिफेंटा केव्स, सॉरी एलिफेंटा केव्स है, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो अजंता, इलोरा और एलिफेंटा केव्स, ये तीन है डिक्लेयर। अब बाघ केव्स डिक्लेयर नहीं है, दरअसल मैं बाघ केव कहना चाह रहा था पर मेरे मुंह से नहीं निकले, ठीक है। तो एलिफेंटा, अजंता, इलोरा, ये तीनों हैं, पर बाघ केव्स डिक्लेयर नहीं है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज वाली लिस्ट में, ठीक है। छोला टेम्पल्स, ग्रुप मॉन्यूमेंट्स एट पत्तादकल, सुंदरबन नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये है डिक्लेयर्ड। नंदा देवी कहाँ है, तो आपको पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश में है, राइट। अब बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, ये मध्य प्रदेश में है। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है। रॉक शेल्टर भीमबेटका की जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क जो कि गुजरात में है। शिवाजी टर्मिनस, या जिसे विक्टोरिया टर्मिनस पहले कहा जाता था, ये मुंबई में है, ठीक है। और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी रेड फोर्ट दिल्ली में। जंतर मंतर याद रखनी है, दिल्ली वाली नहीं है, जयपुर वाली डिक्लेयर्ड है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट। और हम देखेंगे राजस्थान की हिल, ठीक है, सॉरी हिल नहीं, फोर्ट जो भी राजस्थान में है वहाँ। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, रानी की भाव जो कि गुजरात में है। नालंदा महावीर या नालंदा जो बिहार में है वो। कंचनजंगा नेशनल पार्क, आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बसन, ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है। ये कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, विक्टोरिया विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको, ये मुंबई में है। जयपुर सिटी को भी डिक्लेयर किया गया है राजस्थान में। डोलबीरा इंडिया में, ये हरप्पन साइट है, राइट, ये गुजरात में है, इसे डिक्लेयर किया गया है। फिर ककतिया रामेश्वर यानी रंपा टेम्पल, ठीक है। शांति निकेतन
2023 में इसे डिक्लेयर किया गया है। और मोइदम्स जो माउल्ट बरियल साइट है अहोम डायनेस्टी की, ठीक है, ये आसाम में है, तो उसे डिक्लेयर किया गया है 2024 में। अब आपसे यूपीएससी कैसे पूछेगी, यही में से तीन चार उठा लेगी और आपसे पूछ लेगी कि कौन कौन सी नीचे दी गई ऑप्शन में डिक्लेयर की गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगी। या इसमें नेशनल पार्क है कुछ कुछ, काजीरंगा है, केलाडेव है, फिर और कौन सी थी, सुंदरबन नेशनल पार्क है, या एक एक और थी शायद, एक मिनट, नहीं यही तीन ही चार हैं। तो नेशनल पार्क करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नेशनल पार्क डिक्लेयर है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। और एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ आप देख सकते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये इकलौती वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे डिक्लेयर किया गया है इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे तीन आपको चार, तीन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी ऑप्शन में रख के आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है यूनेस्को की तरफ से एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वैसे क्वेश्चन फ्रेम होगी, या आपसे पूछेगी कि कौन सी यूनेस्को की हेरिटेज साइट को रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर ऐड की गई है, तो किसे की गई है, तो मोइदम्स बरियल माउंट बरियल साइट जो अहोम डायनेस्टी की है, इसे डिक्लेयर की गई है 2024 में ही। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखनी होगी क्योंकि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे तो क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 यानी इसी साल पूछा, राइट। ये कौन सी ऐसी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है जिससे यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया है रिसेंट टाइम्स में, रिसेंटली ऐड की गई, तो वैसे इसे पूछा जा सकता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे इंडिया और अल्जीरिया कंट्री ने डिफेंस कॉपरेशन के लिए एक पैक्ट को साइन किया है। अब हम देखेंगे कि ये अल्जीरिया कंट्री का है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐसे भी पूछ लेती है कि ये कंट्री और इसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती है, ऐसे पूछ लेती है। या पूछ लेती है कि ये कौन सी सी में ये कंट्री लाई करती है, तो वैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हुई है, तो इसीलिए ये मैप है जिसे हम समझेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेडिटेरियन सी में पड़ती है अल्जीरिया कंट्री। और कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है इसकी, तो मोरक्को से वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया और टूनेशिया, ये कंट्री है जिससे इसकी बाउंड्री शेयर होती है। यहाँ और भी कंट्रीज हैं जो आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी में पड़ती है, जैसे स्पेन पड़ती है, रोम, इटली पड़ती है, राइट, ग्रीस पड़ती है, और लीबिया पड़ती है, टूनेशिया पड़ती है, मोरक्को पड़ती है, ये सारी कंट्रीज मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर होती है इनकी, राइट। अब हम देखेंगे थोड़ी एडिशनल डिटेल्स। तो अफ्रीकन कंट्रीज में जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पास होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया के लिए तो यूपीएससी इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा था एक बार यूपीएससी ने। अब हम देख लेते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज कुछ कुछ न्यूज़ में भी रही हैं। रवांडा रही है, इथोपिया रही है, राइट, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रही है, या केनिया भी रिसेंट टाइम्स में भी रही है। तो इसीलिए हम देख लेते हैं इसे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्री से पास होती है, तो ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री से पास नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल कितनी, 8 कंट्रीज हैं, राइट, लगभग। तो अल्जीरिया से क्रॉस होती है, इजिप्ट से क्रॉस होती है, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और वेस्टर्न सहारा। तो ये कंट्रीज है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ये अफ्रीकन कंट्रीज है, ज़्यादा नहीं है, आप चाहे तो इसे रिमेंबर रख सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज से पास होती है, तो टोटल 16 कंट्रीज हैं जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन है, तो इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, राइट। और एशियन में अगर हम एशिया में बात अगर हम करते हैं कौन कौन से कंट्री से ये क्रॉस होती है, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, ये कंट्रीज है जिनसे बाउंड्री शेयर होती जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। देखिए एशिया की, इंडिया के कंटेक्स में तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, राइट। पर अगर पूरी कंट्रीज में अगर बात की जाएगी कौन कौन सी कंट्रीज से एशिया में पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है, तो इसे ध्यान रखना। और साउथ अमेरिका में दो ही कंट्री से पास होती है, एक तो बहामास और दूसरी मैक्सिको। अब ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा याद रखिए इस चीज़ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अग्री किया है कि 15,000 करोड़ की लोन प्रोवाइड की जाएगी अमरावती को, अमरावती की डेवलपमेंट के लिए, इस पे न्यूज़ है। तो अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं क्योंकि
इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे आईएमएफ के बारे में पूछा हुआ है, या आसियान डेवलपमेंट बैंक, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के भी बारे में भी थी क्वेश्चन एक बार फ्रेम्ड। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक को भी हम देखेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेम एज आईएमएफ, वो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो काम क्या करती है आईएमएफ? तो लोन प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, राइट। और कोई सी भी अगर कैपिटल भी अगर चाहिए हो कि कोई प्रोजेक्ट को परस्यू करने के लिए, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक लोन या ग्रांट प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड बैंक कलेक्टिव नेम दी गई है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोनों को मर्ज करके वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया है। वैसे 5 ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप है जो सॉरी ग्रुप नहीं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओन किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, और उन्हीं 5 में से 2 ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मर्ज करके वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया है, ठीक है। अभी इस्टेब्लिश हुई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ही, कब? तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और पहली लोन वर्ल्ड बैंक ने कौन सी कंट्री को लेंड की थी? तो फ्रांस को की थी 1974 में। अब ये फ्रांस को की थी तो यूपीएससी चेंजेस कर सकती है, इंडिया यहाँ पे कर दे कि पहली लोन वर्ल्ड बैंक के तरफ से लेंड की गई थी इंडिया को 1947 में। तो ऐसे यूपीएससी चेंज करती है, इसीलिए चेंज कर सकती है यहाँ पे चीज़ें। तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे कि फ्रांस को किया था वर्ल्ड बैंक ने पहली बार। अभी एस्टेब्लिश अभी जस्ट हमने देखा कि 1944 में हुई है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? तो वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है इसकी। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, यही दो को मिला के वर्ल्ड बैंक कहा गया है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफ, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आईसीएसआईडी। तो ये 5 ग्रुप है। यूपीएससी या तो आपसे इसके बारे में पूछे वर्ल्ड बैंक के बारे में, या आपसे पूछे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है, तो वैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है, तो इस पे ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। पता होगा कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16th कैली कोलंबिया में हुई है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बताई गई है कि 200 बिलियन डॉलर्स को एनुअली मोबिलाइज किया जाएगा, जिसमें 13 जो बिलियंस डॉलर हैं वो मोबिलाइज की जाएगी रिच कंट्रीज़ के द्वारा। ये क्यों की जाएगी? ताकि जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क लाई गई है सीबीडी के द्वारा, जिसमें 2030 तक जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस है उसे स्टॉप करनी है, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फंड्स को रेज किया जाएगा। तो यही सारी बात की गई है। अब हम सीबीडी के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ऑरिजिन पता होनी चाहिए कि आखिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी को लाया कैसा गया है। तो एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनईसीडी की एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसे हम अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं, जो रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई थी, यानी हुई थी ये 1992 में। अब इस पर्टिकुलर समिट के अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को लाया गया था। एक तो क्लाइमेट चेंज के लिए लाई गई थी, दूसरी बायोडाइवर्सिटी के लिए, और तीसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो जो बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशन लाई गई है, इसे ही हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। हालांकि जो क्लाइमेट चेंज के लिए लाई गई थी उसे हम यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, राइट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आज हम देखेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में ही सिर्फ। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी ये कन्वेंशन में जो जो चीज़ कही गई है वो सारी चीज़ जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें माननी पड़ेगी, वही होती है लीगली बाइंडिंग, ठीक है। और वैसे किस चीज़ पे है? तो बायोडाइवर्सिटी नाम ही आप देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जो फोर्स में कब आई? तो 1993 में। सीबीडी की सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इंडिया ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इनैक्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी। अब इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारी टारगेट्स दी गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेंशन की गई हैं जिसे एक पर्टिकुलर कंट्री को इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अच्छे से कंजर्व किया जा सके।
अब इसी के तहत दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आई थी जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में इनडायरेक्टली। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल लाई गई है सीबीडी के ही अंदर। ये क्यों लाई गई थी? तो ये बायो सेफ्टी के लिए इसे लाया गया था। और ये कब फोर्स में आई? तो 2003 में। इसके बाद नगयो प्रोटोकॉल लाई गई। ये क्यों लाई गई? जेनेटिक रिसोर्सेज की एक्सेस हो सके, ताकि फेयर और इक्विटेबल शेयर में जो कंट्रीज है वो इसका लाभ उठा सके। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। ये सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ही तहत आई है। ठीक है। या तो डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाएगी कि ये प्रोटोकॉल कौन सी कन्वेंशन की पार्ट है, या आपसे पूछ ली जाएगी कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसे कब, नगयो प्रोटोकॉल को कब अडॉप्ट किया गया? तो 2010 में। नगयो जापान में है ये सिटी, वहाँ इसे अडॉप्ट किया गया। अब हम और डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। सीबीडी के अंदर सारी स्पीसीज, इकोसिस्टम और जेनेटिक रिसोर्सेज कवर्ड है। सारी स्पीसीज और इकोसिस्टम और जेनेटिक रिसोर्स कवर्ड है, यहाँ पे ध्यान देनी है, क्योंकि यूपीएससी नेगेटिव स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकती है कि सम स्पीसीज कवर्ड है, या कुछ ही इकोसिस्टम कवर्ड है, या कुछ ही जेनेटिक रिसोर्सेज कवर्ड है। ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट पूरी वर्ल्ड में इकलौती एक ऐसी यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट है जिन्होंने ये सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रेक्टिफाई यानी साइन नहीं किया है। बाकी जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं सारी कंट्रीज ने किया है, पर यूनाइटेड स्टेट सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई यानी साइन नहीं किया है। तो स्टेटमेंट में आ सकती है कि यूनाइटेड स्टेट ने भी इसे साइन किया है, या यूनाइटेड स्टेट्स में भी ने भी रिसेंटली इसे साइन किया है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में यही एक कंट्री है जिन्होंने इसे रेक्टिफाई नहीं किया है। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी? तो नसियू बहामास में। और 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी 11th जो समिट थी इसकी सीबीडी की, वो हुई थी हैदराबाद, इंडिया में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में एक बार अब तक हुई है, और वो थी 11th। अब इंडिया ने रिसेंटली ये बताया है या डिक्लेयर किया है कि 81,664 करोड़ इंडिया स्पेंड करेगी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में 2025 से लेके 2030 तक। माफ़ी चाहूँगी, यहाँ 23 लिखी हुई है पर ये 30 है। ठीक है, 30 है। वैसे ये पीडीएफ में मैं चेंज कर दूंगा इसे, अभी आप नोट डाउन कर ले इसे अगर आप कर रहे हो तो। ये 2030 है। ठीक है, 2025 से 2030 तक। और अभी 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीबीडी की हुई है कहाँ? तो कैली सिटी, कोलंबिया में। ये आपको याद रखनी होगी। और अभी इसी में क्या चेंजेस आई हैं? तो इसमें चेंजेस आई हैं, मतलब क्या कहा गया है कि $200 बिलियन को मोबिलाइज किया जाएगा हर साल कंजर्वेशन को, सॉरी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की को कंजर्व करने के लिए। ठीक है। और वो कंजर्व करने के लिए यानी जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लॉसेस है उसे रोकने के लिए वो कैसे की जाएगी? तो ये कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये लाई गई है 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2022 में जो हुई थी। ठीक है, उसमें ये इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या है कि 2030 तक बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को स्टॉप करनी है, और इसी फ्रेमवर्क के तहत ये फंड को मोबिलाइज किया जाएगा $200 बिलियन, जिसमें $20 बिलियन तो रिच कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट, ताकि 2030 तक जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस है उसे रोका जा सके। ठीक है। और ये 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में लाई गई थी, ये आपको ध्यान देना होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब एक डेडलॉक हुई है इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16th जो कैली कोलंबिया में हुई है सीबीडी की, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट को लेकर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या है? तो इसमें क्या किया जाएगा ये अग्रीमेंट में कि जितनी भी जेनेटिकली डेटा है प्लांट एनिमल्स की, जो कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा इसे यूज़ किया जा रहा है, राइट, वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सारी जो मेंबर कंट्री है उनके लिए ओपन रहेगी। एक पोर्टल पे ये सारी जानकारी रहेगी, जहां ऑनलाइन कंट्रीज देख सकती हैं कि कौन कौन सी जिन प्लांट एनिमल्स के द्वारा मेडिसिन हो या कॉस्मेटिक वगैरह जो बनाई जाती है वो सारी चीज़ें रहेगी। अब ये पुअर कंट्रीज़ का क्या कहना है इसमें कि अगर ऐसी अग्रीमेंट आती है, तो जो पुअर कंट्रीज़ है, जो भी प्लांट एनिमल को यूज़ करके जो भी कॉस्मेटिक या मेडिसिन बना रही है, तो उन पुअर कंट्रीज़ की बहुत बड़ी नुकसान होगी, क्योंकि वो कॉस्मेटिक मेडिकेशन मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि ग्लोबली एक्सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से एक पुअर कंट्री की इनकम बढ़ती है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगी। इसी पे ये डेडलॉक हो गई है ये डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट पे। अब यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, ये कौन सी कन्वेंशन से रिलेटेड है, राइट, या ये किस चीज़ के लिए है? तो वैसे आ सकती है, इसलिए ये अग्रीमेंट को मैंने आप
के लिए अलग से यहाँ पे रखा है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें, क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 में ही ये वाली मैटर अभी सामने आई है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये इकॉनमी पेज पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ी न्यूज़ है कि एक एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है डिप्टी गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो अब वो क्या किया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एमपीसी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम देखेंगे। तो ये 45 ZB सेक्शन अमेंडमेंट लाई गई थी, अमेंड किया गया आरबीआई एक्ट 1934 को, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो 6 मेंबर की 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गठित कर सकती है। अब याद रखनी है 6 मेंबर कमेटी ही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मेंबर्स नहीं है। अब 6 मेंबर कमिटीज़ के अंदर, सॉरी, 6 मेंबर जो हैं एमपीसी के अंदर वो कौन कौन है, तो आरबीआई गवर्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, एक ऑफिशियल एक इंडिविजुअल है जिसे नॉमिनेट की जाती है आरबीआई बोर्ड के द्वारा, ठीक है, और बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये याद रखनी है। इसमें आरबीआई हो गए, आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एक आरबीआई बोर्ड की तरफ से एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा, और 3 जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अब हम और जानकारी देखेंगे। अब जो मेंबर्स रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, वो अपॉइंट किए जाते हैं 4 इयर्स के लिए, जो कि फर्दर एलिजिबल नहीं रहते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसने रिप्लेस किया है किसे, तो अग्रीमेंट ऑफ सॉरी अरेंजमेंट ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इससे ही रिप्लेस करके एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लाई गई है। अब कोरम्स क्या होनी चाहिए, यानी अटेंडेंस क्या होनी चाहिए, अगर एमपीसी की यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर मीटिंग को गठित करनी है, तो कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए, 4 मेंबर्स की कोरम है, याद रखनी है। और हर 6 मंथ पे ये एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जमा करते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास एक वोटिंग पावर है, एक ही सिर्फ वोटिंग राइट्स हैं, यानी एक बार वोट कर सकते हैं। जबकि आरबीआई के जो गवर्नर है उनके पास 2 वोट्स होती है, यानी अगर टाई होती है, मान लेते हैं कोई भी डिसीजन लेनी है, अगर वहाँ टाई हो जा रही है, तो आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर होती है, या आप कह सकते हैं कास्टिंग वोट होती है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा वोट को ये कास्ट कर सकते हैं, और जो भी मैटर है उसे जो भी डिस्कशन है उसे अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है एमपीसी की, तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करना, और जो भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसे एक लिमिट तक सेट करना यानी मेंटेन करना। अब ये क्या है इन्फ्लेशन टारगेट, तो 4% ±2% है, ठीक है। 4% से 2% माइनस प्लस भी हो सकती है, ये यहाँ कहने का मतलब है, ठीक है। 4 ± 2% है इन्फ्लेशन टारगेट एमपीसी के द्वारा। अब यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा था, कि यूपीएससी ने पूछा था कि एमपीसी ये काम क्या करती है, जिसमें से यूपीएससी ने ये पूछा था कि ऑब्जेक्ट क्या है इसकी, तो ऑब्जेक्ट ये पूछा था कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ये डिटरमाइन करती है। और दूसरी स्टेटमेंट में यूपीएससी ने ये पूछा था कि ये 9 या 10 मेंबर ये पर्टिकुलर कमिटी होती है, पर यहाँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 मेंबर कमिटी एमपीसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार क्वेश्चन आई है। कुछ चीज़ें यूपीएससी के द्वारा भी रिपीट होती है, तो चांसेस है इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये, तो इस पे भी यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। इसके अलावा और भी 3 4 बार आई थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो अब आपने देख लिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, हमने देख लिया कितने कोरम चाहिए, कितने मेंबर्स होते हैं, राइट, और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, और कौन सी एक्ट के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और किस एमपीसी ने किस पर्टिकुलर कमेटी को रिप्लेस किया है, और कितने मंथ पे रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, किसके पास कितनी वोटिंग राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और कौन सी कमिटी के अंदर पर्सन को 4 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि फर्दर री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ये सारी हमने जानकारी देखी जो कि सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है लास्ट पेज में, जहाँ पे बताई गई है कि कैसे निकेल की टॉक्सिटी से
कोलेस्ट्रॉल की लिंक या कनेक्शन देखी गई है। तो ये पर्टिकुलर बहुत लंबी चौड़ी आर्टिकल है। अब हम तो कोई मेडिकल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, राइट? तो यूपीएससी इतनी गहराई में आपसे नहीं पूछेगी, पर इसमें दो चीज़ मेंशन है जिस पे क्वेश्चन बन सकती है। क्योंकि यूपीएससी में ट्रेंड देखा गया है, वो अजीब गरीब टर्म्स वाली चीज़ पूछती है, राइट? कि रिसेंट टाइम्स में ये न्यूज़ में थी या न्यूज़ में ये देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, वैसे वाली क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से लेके, इसलिए ये मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ERG25 ये याद रखनी है, ये जीन है, क्योंकि पूछ सकती है रिसेंटली ERG25 न्यूज़ में देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये फंगस है, क्या ये जीन है, क्या ये इन्वेजिव स्पीसीज है, क्या ये फॉसिल है, ऐसे करके आती है क्वेश्चन, तो इस पे ध्यान देना। दूसरी चीज़ ये साइप्टोकॉकस नियोफॉर्मस, इसे याद रखनी है, ये फंगस है। क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ करके, कि ये रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है ये टर्म, ये क्या चीज़ है, तो इसलिए याद रखनी है ये फंगस है, या चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में आज की डेट पे कवर्ड। उम्मीद करूंगा कि आपने कुछ सीखा होगा इससे। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियोस आप देख सकें, राइट? और के अपार्ट और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, मैं डेली एमसीक्यू की शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, आप वो सारी चीज़ें भी देखा करें, ठीक है? और यूपीएससी काइट के नाम से चैनल भी क्रिएटेड है इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे तो है ही, साथ साथ में टेलीग्राम पे भी है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब इस वीडियो के बाद वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, मिलते हैं कल की डेट में।